अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 92 कैफ 1 का स्टार्ट कर दिया हमने। ऑनलाइन वालों, हम फिज़िकल वाले ना बड़ी खिचड़ियाँ पकाते हैं, आपको बताऊं मैं। आपको तो हमने लेक्चर भेजने होते हैं, हम थोड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि हम कहाँ डबल क्लास करेंगे, कहाँ सिंगल करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा बता दूं, कोई कल को आपको बताए कि हम बातें करते हैं आपस में, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल करते हैं, हम खिचड़ियाँ पका लेते हैं, आपको तो सिर्फ लेक्चर पका पकाया मिलता है। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी एक मेथड कैश फ्लो का, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, सवाल ही नहीं लग रहा। और वो मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है जी? डायरेक्ट मेथड। लो जी, पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट मेथड में चेंज क्या आएगी फॉर्मेट के अंदर, फिर अगली बात करते हैं, ठीक है। पास पेपर ही कोई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसका नाम पता यहाँ पे लिख लेंगे हम। जी, सबसे पहली हेडिंग क्या हुआ करती थी? मार्कर दो यार, कोई चज दे मार्कर भी दे दो यार, कभी तो ऐसा कर लिया करो यार, कभी तो ऐसा कर लिया करो जी। सबसे पहली हेडिंग क्या होती थी जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम स्टार्ट किया करते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर आया करती थी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। ये थी, थे, था, शुरू हो गया, देख लो है। ऐसा करते थे, ये होता था, क्योंकि ये तो मेथड पढ़ लिया ना अब हमने, आज तो नए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में दो चार चीजें आ जाती थी हमारे सवालों में। फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्क चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम हम यहां लिखते थे। दो चार लाइनें यहां पर भी हमारी यूज हो जाती थी। फिर उसके बाद यहां पर मैंने उस दिन लिखा था, यहां पर क्या आया करता था जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और फिर इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से हम दो चीजें लेस करते थे। लेस इंटरेस्ट पेड। आखिरी पास पेपर में उसने ये भी इधर से उधर करवा दिया था खुद कह के, वरना ना कहे तो हम उसको इधर ही रखते थे, ठीक है। टैक्स पेड तो इधर ही आना है, वो बेचारा कहाँ जाए। लेस टैक्स पेड। और हम पहुंच जाया करते थे कैश फ्लोज। कैश फ्लोज पहले दिन लिखा था ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा जो ए होता था। ठीक है जी। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी हुआ करती थी इन्वेस्टिंग। था, थी, थे, हैं जी। फिर हुआ करती थी, यहां पर आता था कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको हम बी कहा करते थे। उसके बाद हमारी हेडिंग होती थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लो जी, बड़े टेंशन में बच्चे देख रहे हैं, ये सब कुछ ही होता था, करते थे, हो रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसको हम कहा करते थे सी। और उसके बाद ए, बी और सी को हम ऐड करते थे, नेट कैश फ्लोज हमारे निकल आते जी। को मसला, ये काम तो हम अब आंखें बंद करके भी कर लेते हैं ना, लेकिन आंखें खोल के करना मुनासिब नहीं होता। ऐसे कई चीज़ कोई की कहीं लिखी हो, वैसे आंखें बंद करके भी हम ये काम कर लेते हैं। इसमें हम प्लस करते थे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग वन इसके लिए करते थे हम, और हम पहुंच जाया करते थे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। और उसके बाद वर्किंग वन की भी यही गुंजाइश बना लेते थे हम। वर्किंग वन कैश एंड कैश, ये वो फॉर्मेट है जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अब उस टारगेट को उम्मीद है अचीव कर जाते हैं। ये आप 1 मिनट में इतना काम कर लेते हैं। इसमें हमने कोई फिगर नहीं लिखी, कोई चीज़ नहीं लिखी, बस ये पक्का फॉर्मेट है जो हमारा बनना ही बनना होता था। ये
इसके बाद तो हमारी कहानी सवाल की शुरू हो जाती थी। ये बैलेंस शीट के हर आइटम का हम लेजर बनाते थे, वही सारी कहानियाँ। अब मेरा आपसे सवाल है एक कि आपको जब कैश फ्लो शुरू हुई थी तो आपको सबसे ज़्यादा मसला इन एक्टिविटीज़ वाले कैश फ्लोज को समझने में आया था या इनके कैश फ्लो को समझने में आया था? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है। लड़ाई तो इधर थी, और लड़ाई इधर भी कौन सी थी? जब हमारी दुनिया ही बदल गई थी, जब वक्त बदल गया था, जज्बात बदल गए थे, हालात बदल गए थे, जब सारी जिंदगी गुजरी थी एक्सपेंसेस को लेस करते और इनकम्स को ऐड करते। यहाँ पे इनकम्स ऐड हो रही होती थी और एक्सपेंसेस लेस हो रहे होते थे। ये अजीब एरिया था। लाल मार्कर देना जरा, मैं अजीब एरिया, लाल मार्कर ही नहीं है तुम्हारे पास भाई, जरा बुला दें उनको भाई यार, प्लीज यार, मुझे कहा मार्कर दे दें यार गरीब आदमी को। जी बेटा इधर देखें, ये एरिया देख रहे हैं आप, ये हमें समझ नहीं आता था। इस एरिया की वजह से ही इस मेथड का नाम, इस एरिया की वजह से ही इस मेथड का जो नाम था, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, इसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। क्या नाम है जी? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि आप कान को सीधे तरीके से नहीं पकड़ रहे होते थे, ठीक है? आप क्या पकड़ते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप कहते थे इसमें ऐड कर दो एक्सपेंसेस को। हद हो गई यार, एक्सपेंसेस भी कभी ऐड होते हैं। और लेस कर दो इनकम्स। फिर एक अजीब सा काम जुगाड़ कह के हमने शुरू किया था, वो क्या था? वर्किंग कैपिटल आइटम्स पकड़ो, ओपनिंग क्लोजिंग लो, यहाँ डेबिट क्रेडिट। अजीब सा काम था। पहले 2 दिन तो होश ही नहीं आया, तीसरे दिन जाके फिर आदत पड़ गई और फिर चलो चल सो चल हो गया, ठीक है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर लॉजिक्स क्लियर होना शुरू हुई। ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से कैश में कन्वर्ट कैसे होता है, फिर हमने डेटर प्रोविजन वाली जो एग्जांपल की थी, करते करते हम बहरहाल इसमें कंफर्टेबल हो गए। लेकिन ये एक मुश्किल तरीका है, ये एक मुश्किल तरीका है। इनडायरेक्ट तरीके से हम कैश तक पहुंचे थे, इनडायरेक्ट तरीके के साथ, इनडायरेक्ट तरीके को लेकर हम कैश की फिगर तक पहुंचे थे। इनडायरेक्ट तरीका कैसे? हमने प्रॉफिट को पकड़ा था, उसमें नॉन कैश फिगर्स की एडजस्टमेंट की थी और फिर उसको कैश में कन्वर्ट किया था, ठीक है? बाकी सब में तो सीधा सीधा कैश ही था ना। ये कैश पेड, इंटरेस्ट पेड, वो कैश पेड, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, सही है ना? लेकिन यहां पर हमने इनडायरेक्ट तरीका लगाया था। ये सारा तरीका जो है ना, ये अब खत्म हो जाए। इसकी पिक्चर ले, फिर मैं मिटाकर जो नई चीज है वो लिखूंगा। सेठ साहब ने आपको कहा, भाई तस्वीर उधर उधर, कैमरा उधर रखें, मुझे बोलने दें। सेठ साहब ने आपको कहा कैश फ्लोज बना के लाओ। आपने ये मेथड जो सीखा हुआ था कैश फ्लो बनाकर ले गए। सेठ साहब ने कहा पाइन है कि ये क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? डेप्रिसिएशन ऐड हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो रहा है, और लॉस ऐड, यार कर क्या रहे हो भाई? और ये क्या है? वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस, ये कैसे हो रहा है? ये इंक्रीज इन डेटर्स, इन डिक्रीज, समझ नहीं आ रही कुछ। ये ले जाओ यहां से, ये ले जाओ यहां से, और मुझे साफ सुथरे अल्फाज के अंदर बताओ। देखो बाकी सारे कैश फ्लोज तो बिजनेस के आ गए ना, यहां पर कैश फ्लोज कौन से पड़े हैं? ऑपरेशंस के। यहां पर कौन से कैश फ्लोज पड़े हैं? ऑपरेशंस क्या है? चीजें बेची, कैश आता है। चीजें खरीदी या बनाई, खरीदी कहते हैं फिर आसानी के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस। चीजें खरीदी, कैश गया, और सेलिंग एडमिन के जो खर्चे थे उनकी पेमेंट्स हुई। तो ये 3 ही चीजें। सेठ साहब कहने लगे यार ये 3 ही बातें मुझे साफ सुथरी बताओ, तुम्हें कस्टमर्स से कितना कैश इस पूरे साल में आया? तुमने क्रेडिटर्स को यानी सप्लायर्स को कितना कैश, देखो मैंने लफ्ज कस्टमर और क्रेडिटर यूज किया है, इसमें क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों आ जाएंगी। मैंने सप्लायर का वर्ड यूज किया, परचेज के वक्त भी कैश और क्रेडिट दोनों परचेज में आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो सेठ साहब क्या कह रहे हैं? ओ भाई मेरे, साफ सुथरी बात क्यों नहीं बताते हो? पूरे साल में कस्टमर से कितना कैश आया, इनफ्लो? पूरे साल में सप्लायर्स को तुमने कितना कैश पे किया? और पूरे साल में तुमने एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मद में कितनी पेमेंट्स की? हमने कहा यार ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी,
हम पता नहीं कहाँ पर रुलते रहे, हम पता नहीं कैसी कैश फ्लो बनाते रहे। तो हमने ये एरिया तस्वीर बना ली थी ना, ये वाला एरिया अब हमने कर देना है चेंज। उसके अलावा देखो पूरी कैश फ्लो वैसे की वैसी है, यहाँ पे भी जिंदगी आसान हो गई है। ये आसान मेथड है, पर पहले आसान कराया ना तो मुश्किल पसंद नहीं आता आप लोगों को। मुश्किल पहले कर लिया हमने, अब आसान तो आप ऐसे खा पी जाएं। ठीक है, 3 चीजें क्या कहा है सेठ साहब ने, बताओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स और कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस ही कर दो, चलो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दो, जरा याद रह जाएगा कौन से एक्सपेंसेस की बात हो रही होती है, क्योंकि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकलते थे ना। तो कैश पेड फॉर, तो यही हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यार ये 3 चीजें ले जाओ अपनी कैश फ्लो यहां से उठाकर, मुझे ये बताओ बस, बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़े बहुत एडिशन क्या हो सकती है, आपने इंट्रो में पढ़ रखा है कि कभी कभी कस्टमर आपको एडवांस में पैसे दे देता है, अभी आपने चीज़ें बेची नहीं होती, उसकी एंट्री आप क्या करते हैं, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये लायबिलिटी है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ये इनफ्लो हो गया ना, जैसे लोन लेते हैं तो वो भी तो आपकी लायबिलिटी है लेकिन इनफ्लो हो जाता है, तो ये कस्टमर वाला ही कैश कहलाएगा, इसको आपने इधर ही शो करना है अगर सवाल में आ जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ऐसे ही कभी कभार आप सप्लायर को एडवांस पे कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको उसके अगेंस्ट गुड्स आए, इसकी आप एंट्री क्या करते होते थे, एडवांस अगर आपने सप्लायर को पे किया इसकी एंट्री आप क्या करते होते थे, नहीं याद, इंट्रो में नहीं की हुई, कैश क्रेडिट हो गया ना, तो परचेजेस तो इन्वेंट्री तो डेबिट नहीं हुई, अभी चीजें तो अभी आनी है, तो आप एंट्री करते थे एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश। ये एडवांस टू सप्लायर एक एसेट है, क्यों, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर है, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, क्यों, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने सप्लायर को एडवांस में कैश पे कर दिया है तो वो भी उसके अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स ही आनी है ना जो आपने बेचनी है, तो ऑपरेशंस में ही इसका, यानी कि ये नॉर्मल 3 चीजें हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती ये 2 चीजें कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कभी आ जाए सवाल में। तो अगर आपने एडवांस रिसीव किया है कस्टमर से या एडवांस पे किया सप्लायर को, तो कैश की मूवमेंट तो है ना, वो कैश की मूवमेंट इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं दिखानी, वो कैश की मूवमेंट कहाँ दिखानी है, यही ऑपरेटिंग में। लेकिन ये कम ही आता है, यही 3 चीजें ही हैं जिनको आपने यहां पर लेना है। ओके, ये बात समझ आ गई? तो ये जनाब फॉर्मेट का चेंज है, बस क्या मतलब, जिंदगी आसान हो गई है। ठीक है, हाँ अब सवाल की तरतीब पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कैसे टैकल करना है वो तो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन फॉर्मेट ये बना लें, जल्दी करें। इस सवाल की हेडिंग पता है क्या देंगे आप, मिस्टर जुनेद जंजुआ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010। चलो जी, सवाल भी वो, ये मैंने क्यों पहले उठाया है, ताकि मैं सिर्फ यहां तक आपको आंसर दूं, ये आपने पहले किया हुआ है, बाकी सारा सवाल तो वैसे ही चलना है ना। ठीक है, तो मिस्टर, पास पेपर कौन सा है ये, 3-1, किताब पुरानी में 1, 3 या नई में 1, अच्छा जी, पहले दिन मैंने फिर सही कर ली थी, मैंने पुरानी किताब उठा ली थी। पास पेपर 1 पेज नंबर 705 आपकी किताबों का जी। मिस्टर जुनेद जंजुआ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बताने की जरूरत नहीं कौन सा मेथड है, नजर नहीं आ रहा उसको, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, पूरा लिखना होता है, पूरा दिसंबर लिखना, अच्छा पर्चे में 31 दिसंबर 2010, मेरा तो पर्चा पास है, रुपीज इन थाउजेंड्स किया था। लो, तो नाम से कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट कौन सा मेथड होता है या इनडायरेक्ट कौन सा, मैंने तो आज ही पहला दिन नाम लिया है। जो डायरेक्ट तरीके से बता रहा है कैश कितना आया कितना गया, अभी कल तक हम जो कर रहे थे होमवर्क में भी जो सवाल करके आया वो क्या डायरेक्ट था, अजीब सा तरीका था, प्रॉफिट पढ़ लिया, पता नहीं उसमें क्या करी जा रहे हैं, प्लस माइनस, फिर वर्किंग कैपिटल में पता नहीं वहां क्या साइंस चल रही है, लेकिन कैश में कन्वर्ट हो जाता था, कैश फ्लो बन जाती थी, वो इनडायरेक्ट तरीका था। डायरेक्ट तरीका ये है, सीधा तरीका ये है
बताओ कितना कैश कस्टमर से आया पूरे साल में, बताओ कितना कैश पे किया सप्लायर्स को पूरे साल में, बताओ ऑपरेशंस के कितने एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई पूरे साल में। सीधा तरीका, डायरेक्ट तरीका। ये कौन सा मेथड है जी? हेडिंग बना ली होगी आपने आज अपने रजिस्टर में टॉप पर, डायरेक्ट मेथड। और अब शुरू में जाके पहले दिन के ऊपर लिख लें इनडायरेक्ट मेथड। मैं भी यहां पे लिख लेता हूं, ये देखो, ये हमारा कौन सा मेथड था जी? ये पुराना मेथड जो हमने तरीका इसमें रखा हुआ था, इनडायरेक्ट मेथड। रूल्स वाले सफ़े पे जाए ना, आज इसका रूल भी तो लिखवाना है ना, कैसे काम करना है इसमें। आज दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। आप बेशक तरतीब नीचे, ज़ाहिर है आपके पास तो जगह नहीं होगी साथ, आप तो निचली हेडिंग दे देंगे आगे डायरेक्ट मेथड। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो दो तरीक़ों से बन सकती है। डायरेक्ट मेथड जो हमने पढ़ लिया, इनडायरेक्ट मेथड जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। ओ समझते गए हो तुम जी। तो अब मैं बात कर सकता हूं यूं, इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो, अब हम ऐसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के सवालों में बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स और कैश एंड कैश इक्वल, लेकिन टैक्स और इंटरेस्ट का लाजमी बनाना है, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे इनडायरेक्ट के सवालों में। और प्रोविजन के लिए दो अल्टरनेटिव्स हैं। ऑप्शन 1, ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लो, और ऑप्शन और नॉन कैश एडजस्टमेंट में प्रोविजन को ले जाओ। यानी अगर नेट में डेटर्स हैं तो ग्रॉस करके ये काम करो। ऑप्शन 2, इग्नोर करो प्रोविजन को और नेट डेटर्स को ही ले जाओ। प्रूफ किया था हमने इस एग्जांपल से। सारी बातें याद हैं और सही है ना? पिछला मेथड पक्का है तो फिर ये समझ आएगा ना। अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड के सवालों में धमाका होने लगा है। हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बना देंगे। ओए होए होए होए, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बनाएंगे। ठीक है जी, ऐसा देखना जरा, बाकी सब सेम टू सेम, बाकी सब सेम टू सेम। क्या मतलब? जिनके पहले लेजर बनते थे उनके अभी भी लेजर ही बनेंगे। इंटरेस्ट और टैक्स लेजर बनता था, बाकी पीपीई वगैरह लटरम पटरम सबके लेजर बनते थे, ठीक है। बाकी सब सेम टू सेम का मतलब ये है कि वर्किंग 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो वर्किंग 1 में ही रहेगा। जिनके पहले लेजर्स बनते थे उनके भी अब भी लेजर्स ही बनेंगे। वर्किंग कैपिटल आइटम्स में क्या होता था? कुछ याद है? वर्किंग कैपिटल आइटम में क्या होता था? करंट एसेट्स और मशहूर क्या थे? इन्वेंट्रीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, और उसके बाद एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। यानी एसेट लायबिलिटी दोनों तरह की हो सकते थे ना। कभी आपको याद होगा प्रीपेड एसेट आ रहा होता था, कभी एक्सपेंस पेबल आ रहा होता था। तो ये चार चीज़ें हम उठा लिया करते थे बैलेंस शीट के सवालों में से। देखो जैसे ये पहले सवाल में से हमने उठाया भी था, ये सब डेटर, इन्वेंट्री, प्री पेमेंट एसेट है, ऑफिस सप्लाईज एसेट है, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, वेजेस पेएबल लायबिलिटी है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल आइटम्स थे WCI, आज इनका भी लेजर बनेगा, आज इनका भी, और सब सेम टू सेम। अब सवाल शुरू होगा तो सवाल शुरू होगा, नीचे उसने लिखा होगा। अच्छा, सवाल चुप हो तो वही मेथड जो सिखाया हुआ है। जितने सवालों के अंदर आपने देखा अक्सर में नाम नहीं लिखा होता था, तो हम कौन सा मेथड लगा रहे थे? इनडायरेक्ट। तो सवाल खामोश हो तो हमें जो अच्छा आता है, हमें वो अच्छा इसलिए आता है कि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की होती है। हालांकि अच्छा ये लगना चाहिए आपको बहुत आसान है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस दफ़ा ये वाला, ठीक है। तो ये कोई पता नहीं है कि मैं NPO ना ही शुरू करूं मुहर्रम से पहले और इसी की मज़ीद प्रैक्टिस कर ली जाए, ठीक है।
ये तो अब बात है, डिपेंड करता है सूरत हाल को देखते हुए कर लेंगे डिसीजन, ठीक है ना। बहरहाल एक्सपेक्टेशन मेरी है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का आपको मैं अभी पास पेपर दिखाऊंगा, शायद एक ही सवाल नज़र आ रहा होगा आपको इधर, ये शायद दो, एक आधा क्वेश्चन बैंक के अंदर एक दो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई कैप जिसको नहीं टेस्ट कर रहा वो सिलेबस में भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा डायरेक्ट मेथड की है, बाकी तो फिर अल्लाह के काम है, अल्लाह ही, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। लेकिन उस्ताद का सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि कई साल से साथ एग्जामिनर के चल रहे होते हैं ना, एग्जामिनर कुछ अरसे बाद बदलता है, हम तो वहीं रहते हैं, तो नए एग्जामिनर को फिर देखा तो वो भी पुराना अब हो गया। अगर मिसाल के तौर पे जब सिलेबस बदला था तो वो फिर चीज़ें चल रही होती हैं, पैटर्न चल रहा होता है, तो एक अंदाज़ा होता है उस्ताद का, और कोई तो ये नहीं होता कि ठीक है ना, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास, अंदाजे की बात कर रहा हूँ। खैर चलें, यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मैंने खुद बोला है, जब तक खुद से बोलेगा नहीं डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे। उसकी वजह पता है क्या है? हर सवाल जो डायरेक्ट मेथड वाला है वो इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है। हर सवाल जो डायरेक्ट मेथड से होने वाला सवाल होता है वो इनडायरेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन हर वो सवाल जो इनडायरेक्ट से हो रहा है ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट से भी हो। उसकी वजह इंशाल्लाह बताऊंगा जब ये मेथड सीख लेंगे। तो आपका हर सवाल डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेथड के लिए कुछ लवाजमात ज़रूरी मौजूद होने चाहिए सवाल में, तब वो मेथड लगता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड आपका, आपने देखा था पीएनएल सिरे से था ही नहीं, दो सवाल आपने एंड पे किया, आपने उसको भी कर लिया था। तो सादा बात अगर अब स्टार्ट में करूँ ना आपके साथ सादा बात, तो इस मेथड के लिए आपको पीएनएल की समझ लो ज़रूरत होती है, आपको सेल्स की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ज़रूरत है, आपको सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की फिगर की ज़रूरत है। तो ये डिटेल्ड पीएनएल नहीं होगा तो ये मेथड नहीं चल सकता। तो इसलिए जब तक खुद से ना कह दे डायरेक्ट मेथड लगाओ, हमने नहीं लगाना। दूसरा तो हर जगह जो लग जाता है, सवाल चुप है, हमारे पास ऑप्शन है, तो हमेशा यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ओके चलें, खैर अब बात हो रही थी कि आपका मेथड कौन सा आ गया, डायरेक्ट। आपको मैंने उसूल क्या लिखवाया कि जिन जो वर्किंग कैपिटल आइटम्स थे उनको भी हम लेजर में ले जाएंगे। अब सवाल की तरतीब जो है, ये सवाल आपने घर पे पूरा करना होगा, दोबारा से करना है, दोबारा से, लेकिन जो करने वाली चीज़ है वो मैंने करवा देनी है। क्या नई चीज़? क्या वो ऑपरेशंस तक का कैश। ठीक है, शुरू करते हैं जी काम। सवाल आपके सामने आ गया, मेथड कौन सा है, डायरेक्ट। अब फॉर्मेट ऐसा बन गया जिसके अंदर आपने यहां पर सिर्फ ये 3 आइटम्स लिख लिए, बाकी सारे का सारा फॉर्मेट सेम है। ठीक है, अब आप आ गए सवाल की तरफ। बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लेजर नहीं बनाएंगे। अब ये बात हो सकती है, अब तो वर्किंग कैपिटल भी इधर ही घुस गए ना, तो बच क्या गया, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बिस्मिल्लाह शुरू कर दो। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, कैश। ये कहां जाएगा, ये आपका वर्किंग 1 में जाएगा। चलो मैं यहां पर ये लिख देता हूं मिसाल के तौर पे, कैश कितना है जी, ओपनिंग 32 और क्लोजिंग 145। ठीक है, अब इस तरह से मैंने बाकी सवाल कोई नहीं करना, अब ये सवाल चल पड़ा, मैंने सवाल करवाया है ना, फायदा कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर। पहले कहां जाता था, अब इसका भी क्या बनना है, लो जी बिस्मिल्लाह, नंबर 2। सवाल घर पे जब कर रहे होंगे तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा आपका, डेटर का लेजर। ट्रेड रिसीवर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल डेटर्स लिख रहा हूं। जरा अभी नया पहला दिन है, जरा डेटर्स का नाम आपको ज्यादा वाकिफ लगता है तो ये लिखें, डेटर्स का लेजर बन गया। ठीक है, ओपनिंग बताओ जी, ओपनिंग, ओपनिंग सवाल से देख के बताना है। ओपनिंग 100, अच्छा नजर नहीं आ रहा तो अपनी किताब से देख लो, किताब ओपन कर लो। ओपनिंग 104 है और क्लोजिंग 280 है। लेजर तो आपका फेवरेट काम है, 104 और 280। नेक्स्ट, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आइटम था, आज इसका भी लेजर बनेगा। वो जो परपेचुअल सिस्टम में आप बनाते थे उस तरह का लेजर। ये नहीं आप कहना सर ये परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं, और ये जो मर्जी यूज कर रहे हैं, आपने इन्वेंट्री को लेजर में ले आना है बस, और उस तरह की अकाउंटिंग करने की कोशिश कर लेनी। तो इन्वेंट्री का भी लेजर बन गया। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं जी, हैं जी, इन्वेंट्री का भी लेजर बन गया। ओपनिंग 200, क्लोजिंग 424। तीसरा अकाउंट जो नया ओपन होगा
वो ज़रा मैं कह रहा हूँ कि ज़रा 1 मिनट उनको रोक दें, ज़रा इधर आ जाए। क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, ज़रा ये पहले इकट्ठे कर लें, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस को ना डंप कर देंगे एक लेजरे में, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल ये 3 अलग कर लें, डेटर, इन्वेंट्री और अब क्या आ गया, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का भी लेजर बन जाएगा। ये भी पहले जाया करता था वो उधर, ठीक है। तो क्रेडिटर का अकाउंट बन जाएगा, ओपनिंग 260, क्लोजिंग 158। और उसके अलावा बाकी जो एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स रह गए, जो बाकी के वर्किंग कैपिटल आइटम रह गए, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऑफिस सप्लाईज हैं, या वेजेस पेबल है, सैलरीज पेबल, कुछ भी इस तरह से रेंट पेबल है, ठीक है। ये सारे के सारे ये एक ही लेजर के अंदर हमने उठाकर रख देने हैं और इसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस का एक कंसोलिडेटेड लेजर। एक्सपेंस का लेजरा बन जाएगा, एक्सपेंसेस करके लिखेंगे आप, ठीक है ना। गुस्से में ऐसे बड़ा, मतलब कोई जरूरी नहीं है, आप छोटा सा भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस का लेजरा बन गया। लेजरा का मतलब क्या है, आपने सारों को इकट्ठा एक ही अकाउंट में रखना है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं पहले आपको समझाता हूं कि फर्क क्या पड़ेगा। देखो इधर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसका छोटा सा लेजर बनाओ, मतलब अभी वैसे ही थोड़ी देर के लिए। प्री पेमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, बताओ जी, प्री पेमेंट ओपनिंग कितना है, प्री पेमेंट, चलो प्रीपेड इंश्योरेंस 36 ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज हैं, कितने हैं, 3 हैं ऑफिस सप्लाईज। चलो इधर ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग, क्लोजिंग 14। और कौन सा है एसेट साइड पर, अच्छा वो तो दूसरी तरफ चला गया ना, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्या आ गया, वेजेस पेएबल, ओपनिंग 263 और क्लोजिंग 158। अब देखो ना, अगर तो आपको ये एक्सपेंसेस अलग अलग, एरोप्लेन न बनो, ध्यान से देख के बताओ, 24 और अच्छा अब इधर देखो, अगर तो उसने आपको अलग अलग से हर एक्सपेंस बता दिया, आपको पता है आपके एक्रूवल का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको अलग अलग से एक्सपेंस बता दे तो मसला ही कोई नहीं, आप हर एक्सपेंस को उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में फेंकते जाएंगे और आपको हर अकाउंट का कैश मिलता चला जाएगा। क्या ख्याल है। लेकिन मसला ये होता है कि ये एक्सपेंसेस की फिगर आपको कंसोल, मैं एक मिसाल बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे, पता नहीं वो डाटा क्या होगा, मैं अपनी मिसाल बनाता हूँ, ठीक है। एक अपनी मिसाल हम बना लेते हैं। वैसे मिसाल के अंदर ना कम से कम ये कर लो कि मुझे जो टोटल है ना, टोटल वो ज़रा इसके बराबर दे दो। 634 जमा 1348 कितना बनता है, 634 जमा 1300, कुछ कर रहा हूँ मैं, छोड़ो उसको, 1348 कितना बनता है। अच्छा अब इधर देखो जी, मैं कहता हूँ जी, जो हमारा ये इंश्योरेंस वाला एक्सपेंस था, मिसाल के तौर पे ये एक्सपेंस था 500 रुपये, सवाल में गिवन है मिसाल के तौर पे, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज जो है ये तकरीबन जो है वो मिसाल के तौर पे है 300 रुपये, कितना बन गया 800, और ये जो टोटल किया इसमें से 800 माइनस करो ज़रा, ऐसी मैंने एक टोटल फिगर बना ली ना, अजम्पशन जी 11, चलो जी। ये अगर सवाल इस तरह से अलग अलग हमें बताता, ठीक है, तो हम क्या करते, हम कैश की फिगर निकालते। ब्लू मार्कर है हुण, ब्लू कोई नहीं होना तुहाडे कोलों, मतलब कौन लोग हो तुसी, कौन लोग हो तुसी, कौन 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 कौन, कोई गल नहीं। अच्छा इधर देखो जी, अब हर जगह पे कैश बैलेंसिंग निकालो। इसका ये अज्यूम फिगर है, टोटल मैंने किसी वजह से रखा है ताकि मैं आपको जब एक्सपेंस का लेजरा बनवाऊंगा तो सेम फिगर आ जाए, ठीक है ना। हाँ जी बोलो, 488, 488, अच्छा जी 488 307 1166। अच्छा आप इधर देखो, 1 2 और 3, टोटल कैश कितना बन रहा है 19
और एक्सपेंस जो है ये 1, ये 2 और ये 3, ये टोटल कितना बन रहा है 19। अब अगर मैं ये 3 लेजर्स अलग अलग बनाने की बजाय इकट्ठा सारा इधर फेंक दूं, क्या मतलब, मैं कहूं जी प्रीपेड इंश्योरेंस है, ब्रॉड डाउन 36 और इसका कैरी डाउन 24 है। ऑफिस सप्लाईज हैं, ब्रॉड डाउन 7, कैरी डाउन 14। वेजेस हैं, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, और पीएनएल के फेस से उठाऊं ये पूरा एक्सपेंस 1900, अगर अलग अलग मुझे ना गिवन हो सवाल में और ये इकट्ठा गिवन हो 1982, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिखूं 1982 इकट्ठा, तो मेरे पास यहाँ पर कैश जो फिगर आएगी कितनी आएगी, ये इकट्ठी आ रही है कैश की फिगर। मुझे चाहिए क्या इस वक्त, एक ही फिगर पूरे ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस की पेमेंट की। अब एक्सपेंसेस जो हैं वो 4-5 किस्म के नजर आ रहे हैं और यहां पर तोड़ के सवाल में नहीं बताया जा रहा कि रेंट कितना है, सैलरी कितनी है, इंश्योरेंस कितनी है, ऑफिस सप्लाईज कितनी कंज्यूम हुई हैं। तो मेरे तो मुमकिन ही नहीं है मैं अलग अलग लेजर बना सकूं, लेकिन मेरा मकसद क्या है, ऑपरेशंस का कैश फ्लो निकालना। तो इन सारे एक्सपेंसेस का एक कंसोलिडेटेड लेजर बनाऊंगा। जितने एक्रूवल्स मिलेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, जितने प्री पेमेंट्स मिलेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, जितना एक्सपेंस मिलेगा पीएनएल से सारा उठा के इधर, तो पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस का एक ही कैश निकल आएगा। हम ये काम अलग अलग नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं होता, और अगर मुमकिन हो भी तो हम नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, टाइम जाया होता है हमारा। ओके, ये बात समझ आ गई। तो इसलिए हम एक्सपेंसेस का ये मैं मिटा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। बनानी है तस्वीर, बनानी है, फजूल सी तस्वीर है वैसे। तो हम एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे जी, कंसोलिडेटेड लेजर बनाएंगे। फजूल तस्वीर जल्दी खींचनी है तो पता नहीं कुछ लोग नहीं, जरूरत नहीं है मुझे, मैं वाकई कह रहा हूं जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ समझाना था कि इकट्ठा क्यों बन रहा है, मकसद पूरा हो रहा है। और अक्सर ऐसा नहीं, बेशतर ऐसा ही होता है। पीएनएल के फेस पे क्या लिखा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस, मैक्सिमम क्या होगा, सेलिंग एंड एडमिन अलग अलग होंगे, लेकिन उनका ब्रेकअप तो कोई नहीं है। इंश्योरेंस कितनी है, रेंट कितना है, सैलरीज कितनी है, अब सारे अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। अब एक्रूवल्स जो हैं और प्री पेमेंट्स वो तो अलग अलग अक्सर गिवन होते हैं, अक्सर, और अक्सर वो भी अलग अलग नहीं गिवन होते। जैसे आपने अभी बैलेंस शीट में आखिर में सवालों को देखा था, आपको लिखा हुआ मिल रहा था प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवल्स, भाई को जगाना, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवल्स, दूसरी तरफ लिखा हुआ था ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, सारा कुछ ही बीच में, उन लपदे रहो। तो जरूरत क्या अलग अलग कर रहे हैं की, ठीक है। तो अच्छी भली हमारी तरतीब चल रही थी। तो एक्सपेंसेस का क्या कर लेंगे, हम लेजरा बना लेंगे। तो मैं असल तरतीब में चला था, जरा जज्बाती हो गया, आई जस्ट कैरिड अवे शुरू से जी। बैलेंस शीट पे थे हम, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट के सवाल में कैश वर्किंग 1 में चला गया, ये देखो सारे, देखो कैश वर्किंग 1 में चला गया। ये क्या है, डेटर्स, डेटर का लेजर ओपन हो गया आज। नेक्स्ट इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तरतीब के मुताबिक वैसे ही आपका लेजर ओपन हो, घर पे सवाल कर रहे हो, लेजर ओपन हो गया। नेक्स्ट इन्वेंट्री पहले जाता था वर्किंग कैपिटल आइटम्स के तौर पे, अब इसका भी लेजर ओपनिंग और क्लोजिंग। नेक्स्ट प्री पेमेंट्स, ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का तो एक लेजरा है, तो ये एसेट है। ओपनिंग बताओ, ब्रॉड डाउन 36 और कैरी डाउन 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस सप्लाईज, वर्किंग कैपिटल आइटम है, आज इसका भी लेजर बनना है, लेकिन ये डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री नहीं है, तो एक्सपेंस के लेजर में फेंक दो। एसेट है तो डेबिट साइड पर ओपनिंग और उसी हिसाब से क्लोजिंग। जी 7 बोलना यार, 7000 तेरा कितने नहीं खलो रहा, 7 क्लोजिंग 14, 7000 निकल गया चौथी बारी मुझो जी। आगे बढ़ो, लैंड लेजर ओपन हो गया, बिल्डिंग लेजर, एक्विजिशन लेजर, पुरानी बात, इक्विपमेंट लेजर, अकोमोडेशन लेजर। अकाउंट पेएबल पहले जाता था वर्किंग कैपिटल आइटम में, आज इसका भी लेजर, लेकिन अकाउंट पेएबल क्या है, क्रेडिटर, इसका अपना लेजर है, क्योंकि हमें वैसे भी अलग से चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स, ठीक है, तो ये अलग से होगा। तो क्रेडिटर का लेजर 283 ओपनिंग, अब ये लायबिलिटी है, और क्लोजिंग 158। नेक्स्ट वेजेस पेएबल, पहले वर्किंग कैपिटल आइटम में जाता था, लेकिन अब इसका लेजर, एक्सपेंसेस के लेजर ए में इसको भी फेंक देंगे। लायबिलिटी है तो ओपनिंग इधर क्रेडिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग
40। ठीक है जी, और सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स वर्किंग 1 में, लॉन्ग टर्म लोन लेजर, कैपिटल लेजर। सवाल का डाटा खत्म। अब चलते हैं आगे। आज ये सब चाहिए हमें, आज ये सब चाहिए हमें। आज हमें सेल्स भी चाहिए, आज हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चाहिए, आज हमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इकट्ठे कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एटलीस्ट ये भी चाहिए। उसकी वजह बेटा क्या है, आज हम डेटर का भी लेजर बनाई बैठे हैं, क्रेडिटर का भी लेजर बनाई बैठे हैं, इन्वेंट्री का भी लेजर बनाई बैठे हैं। तो ये 3 अकाउंट और इनमें नॉर्मल 4 चीज़ें, ये भी एक असूली बात है जो पता होनी चाहिए। आपको पता है, सिर्फ बताना है कि आपको पता है। आपको पता नहीं है कि आपको पता है, आपको पता है क्या ये 3 अकाउंट्स हैं जिनमें 4 चीज़ें नॉर्मल आपने पूरी करनी होती हैं। 3 अकाउंट 4 चीज़ें, आज का क्या वजीफा है? 3 अकाउंट 4 चीज़ें, 3 अकाउंट। पहला अकाउंट है जी डेटर्स का। जी डेटर्स का जो अकाउंट है नंबर 1, पहला अकाउंट है डेटर्स का। इसके अंदर 4 कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं? जी बेटा बोलें। ओपनिंग, सेल्स, तरतीब से चल लेना, ओपनिंग, सेल्स, कैश और क्लोजिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके लेजर की तरतीब ऐसी होती है ना, आपका डेटर का लेजर यूँ बना होता था। डेटर्स के लेजर में ब्रॉड डाउन, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। अब कोई कहे उठकर सर बैड डेट रिटर्न ऑफ भी तो होता है, सर डिस्काउंट भी तो होता है, सर सेल रिटर्न भी तो आती है। भाई ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर होंगी सवाल विल टेल, सवाल विल नॉट टेल। तो ये 4 नॉर्मल चीज़ें आपने पूरी करनी है, ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। तो डेटर अकाउंट की 4 नॉर्मल चीज़ें क्या हैं? ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, और जाहिर है क्रेडिट सेल्स वैसे तो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक होती हैं, फिर कैश रिसीव्ड और फिर क्लोजिंग। ये आपको पता था ना? तो बस यही आपको बताना था कि ये आपको पता है जी। इंट्रो से ही सीख के आए हुए थे ये वाला तो, और क्लोजिंग। ऐसे ही आपका दूसरा जो अकाउंट है वो है, चलो पहले क्रेडिटर लिख लो, ज़रा आपको बिल्कुल इस जैसा ही मिल जाएगा माहौल। ठीक है जी। अब क्रेडिटर के लेजर में जो 4 नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने बचपन से देख रखी हैं वो कौन कौन सी हैं? ओपनिंग बैलेंस, फिर परचेजेस, क्रेडिटर्स, ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी है इस तरफ, परचेजेस होती थी तो एंट्री करते थे आप, परचेजेस या इन्वेंट्री जो भी आपका हो, अगर परपेचुअल होता तो इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट करते थे, और अगर परचेजेस पीरियोडिक सिस्टम होता था तो परचेजेस डेबिट, और पीरियोडिक में परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और परपेचुअल के अंदर आप कर देते थे इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर। क्रेडिटर ने क्रेडिट ही होना होता था। फिर जब कैश की पेमेंट आप करते थे बचपन में क्रेडिटर्स को, तो आप एंट्री करते थे क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर कैरी डाउन, चौथी नॉर्मल चीज़ आ गई। तो 4 नॉर्मल चीज़ें हैं बेसिकली ये 3 अकाउंट, 4 नॉर्मल चीज़ें। मैं लिख देता हूँ, 3 अकाउंट्स, 4 नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, 3 अकाउंट्स, 4 नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, तो 4 नॉर्मल चीज़ें क्रेडिटर के लेजर में क्या बनी फिर? ओपनिंग, परचेजेस, नॉर्मल जाहिर क्रेडिट परचेजेस ही होती हैं, परचेजेस, फिर कैश रिसीव्ड या पेड, कैश पेड, और क्लोजिंग। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें ही तो हमें चाहिए। अगर आप अपने गौर करें लेजर उसके फॉर्मेट के ऊपर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो यही हमारे कस्टमर्स डेटर्स, यही हमारे सप्लायर्स क्रेडिटर्स। और तीसरा अकाउंट जो मैं यहाँ पर लेकर आना चाह रहा था वो है इन्वेंट्री का अकाउंट। ठीक है जी, इन्वेंट्री के लेजर में इंट्रो में आपने पढ़ रखा है, पीरियोडिक सिस्टम में बहरहाल पढ़ा था, सॉरी परपेचुअल सिस्टम में आपने ये लेजर बनाना सीखा था। जरा इसको थोड़ा सा दूर कर लें भाई, आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाए।
जज़ाकल्लाह। जी, इन्वेंट्री का लेजर, इन्वेंट्री का लेजर, इसमें 4 नॉर्मल चीज़ें क्या हैं? पहली बात एसेट है, डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग आएगा। हाँ जी, इन्वेंट्री का लेजर जो है ओपनिंग आता था, परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री जो बिक जाती थी इन्वेंट्री से निकल जाती थी, और क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री के लेजर के अंदर 4 नॉर्मल चीज़ें क्या बन गई? ओपनिंग, यहाँ पे भी परचेजेस, फिर कैश नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग। ये रेशोस के टॉपिक में भी हमने बनाया था एक दो दफ़ा, लेकिन वैसे ही आपने परपेचुअल सिस्टम में सीखा हुआ है इंट्रो के अंदर। अब ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐसे आ रही हैं, माना ये तो ऐसे ही ना, डबल एंट्रीज की यही होती है ना। अगर मैंने इन्वेंट्री का लेजर बना दिया तो मैं डबल एंट्री यही करूँगा परचेजेस की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपके 3 अकाउंट्स, इन 3 अकाउंट्स के अंदर ये 4 चीज़ें नॉर्मल वाली पूरी होनी चाहिए। आपको ये 4 में से कोई सी 3 किसी न किसी तरह दे दिया करेगा, चौथी आप बैलेंसिंग निकालेंगे, ठीक है। अब मैं मिसाल लेता हूं डेटर्स की। मैंने जैसे कहा ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत है, आपको सेल्स की फिगर की ज़रूरत है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर की ज़रूरत है, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर की ज़रूरत है। तो मैं क्यों कह रहा था, देखो बैलेंस शीट से आपने ओपनिंग क्लोजिंग उठा ली है, अब 2 चीज़ें मिसिंग हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और सेल्स की फिगर। दोनों में से कोई एक मिल जाए, दूसरा बैलेंसिंग। आपको पीएनएल के अंदर सेल्स मिल गई, जैसे ही आपने वो सेल्स इधर फेंकी, आपका कैश बैलेंसिंग आ जाएगा। सेम इज द केस विद क्रेडिटर। लेकिन इन्वेंट्री साथ इसलिए बना लिया जाता है कि जैसे क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग आपको नजर आ रहा है, बोलो, उसके बाद आपको परचेजेस चाहिए, लेकिन सवाल में आपको क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कोई बात नहीं, इधर दोनों क्वेश्चन मार्क छोड़ के इधर आ जाओगे। ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा हुआ है, अब कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में गिवन है, ये लिखोगे तो परचेजेस बैलेंसिंग यहां से आएगी, ये परचेजेस की फिगर यहां पे लिखोगे, और यहां से कैश निकल आएगा, तो कैश पेड टू सप्लायर भी निकल आया, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा पीएनएल के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जरूरी है, हमें चाहिए। क्यों? एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएनएल वाले इस तरफ फेंकने हैं, तो मेरा बैलेंसिंग कैश निकल आना है, जो मेरी तीसरी रिक्वायर्ड फिगर है। मेथड खत्म। अब बस इसकी टेक्निकलिटीज पे बाकी का आधा लेक्चर बात करेंगे, लेकिन ये पूरा कर लें जरा, ठीक है। तो लो जी, बैलेंस शीट तो सारी पहुंचा दी थी ना जहां पहुंचानी थी आपने। ये 3 अकाउंट, 4 नॉर्मल चीजें, इसकी पिक्चर ले लें। अगर कोई नोट कर रहा तो उसने कर लिया होगा, बाकी इसकी पिक्चर लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना तो भी खैर है, याद रख लेना बस। यार एसी को 23 पे करा दो और ऊपर कर दो यार इसको, बच्चे वैसे बीमार हो रहे हैं आजकल, मेहरबानी आप। हाँ जी, क्या डिविडेंड, डिविडेंड क्या वर्किंग कैपिटल था? उसका पहले भी लेजर बनता था, आज भी लेजर। रिटेन्ड अर्निंग्स पहले भी लेजर। मैंने तो सिर्फ एक चीज चेंज की है, वर्किंग कैपिटल आइटम्स में जो जाते थे आज उनको भी लेजर में पकड़ के ले आए हैं, बालों से पकड़ के। सिर्फ रह कौन गया लेजर से? बचा कौन? सिर्फ जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो बचा है, अभी बस वही बचा है, वो बचा ही रहेगा, ठीक है, वो बचा है असल में। अच्छा जी, अब आए हम, बैलेंस शीट सारी डन है, अब पीएनएल के अंदर आते हैं। पीएनएल के अंदर सब कुछ उड़ा दो, सब साफ है। अब पीएनएल जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा था हर सवाल जो इनडायरेक्ट से आपने किया है वो डायरेक्ट से नहीं हो सकता, लेकिन हर सवाल जो डायरेक्ट से अभी हम करेंगे वो इनडायरेक्ट से हो सके। उसकी वजह क्या है? डायरेक्ट के लिए आपको ये सब चीजें तफसील से चाहिए। आप थोड़ा आगे गए, अगले ही दिन आपको जो सवाल मिला था, केड़ा सी वैसे, 8वां था, ये 8वां था, क्वालिटी एंटरप्राइजेस। ये डायरेक्ट मेथड से हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, अनलेस के कोई रिवर्स वर्किंग का डाटा गिवन हो। सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। आगे बढ़ो, फिर आपने कौन सा सवाल किया? नादिर एक स्टेप और आगे बढ़ गया। लो, या तो डाटा इतना दे कि आप रिवर्स वर्किंग्स करें, मतलब सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है,
नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो चुप होता था, तो हम ऐसी मुसीबत में पड़ते भी नहीं थे। उसने यहां पर कहीं लिखा हुआ है कौन सा मेथड? चलो यूजिंग इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, पिछले सवाल में देखें, 8वें में देखें, उन्हें यहां इन्होंने भी लिखा हुआ है। जहां नहीं भी लिखा हुआ मैं वो दिखाना चाह रहा हूं। ये कौन सा सवाल आ गया? अब इसके बाद ये संडे ट्रेडर्स अभी करना है। ये आपका आज का होमवर्क मैंने कहा बता दूं, डायरेक्ट मेथड। पहला सवाल आप करेंगे, पास एक ही है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल हमने किया ड्रम लिमिटेड। सवाल में उसने कुछ बोला, फिर बोला इनडायरेक्ट मेथड। वैसे बोल रहा है, नहीं बोलेगा अभी। टेक्सला आ गया, लगता है इधर नहीं बोला, नहीं बोला। टेक्सला में क्या कह रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। हमने कौन सा मेथड लगाया था? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लगा सकते थे, लग ही नहीं सकता था। सिर्फ बैलेंस शीट है, कोई सेल नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, लग ही नहीं सकता। तो हर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है कैश फ्लो का, लेकिन हर सवाल डायरेक्ट से नहीं हो सकता। तो पर्चे के लिए असूल क्या है? जब तक खुद मुंह से कह ना दे इनडायरेक्ट मेथड, हम यूज ही नहीं करेंगे। हमारा ज्यादा भी, वैसे भी हाथ इसमें ज्यादा सीधा हो गया। अब पुट्ठे कमा चाहिए, साढ़ा हाथ सीधा हो चुका है हम, ठीक है। सीधा काम समझ ही नहीं आता हम, ये दिमाग खराब करता है। इसीलिए 2-3 दिन इस पर लगाऊंगा, मुझे एक्सपेक्टेशन इस दफा इसी की है। खैर चले, आ जाए वापस जहां के वहां पर ये था। लो जी, हाँ जी, सेल्स। सवाल चुप है तो क्रेडिट सेल्स ये ज्यूम करेंगे सारी की सारी। सेल्स डेटर के लेजर में किस तरफ आएगी? अभी सिर्फ डाटा लिख रहे हैं, मैंने 4 चीजें पूरी नहीं की जी। कितनी सेल्स है? 9 to। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स 6199। कौन से लेजर में आएगा? किस तरफ? क्रेडिट साइड पर। कितना? 6199। आगे बढ़े। अच्छा, मेरा दिल है, वैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा दिल है इनको टोटल जरा इकट्ठा करके लिखें आप। यानी अगर मैं इनको यूं मिटाकर, अगर आपकी इजाजत हो, जरा मुझे टोटल करके बता दो ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहीं पर ही लिख लेते हैं, बोले कितना बनता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19। इसको जरा मिटाओ ना यहां से, ऐसे कर जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं जी? 198200। ये मैंने इसलिए इस तरह से किया बेटा कि जैसे पर्चे में सवाल आता है, अब वो तैयारी कर लें, तो पहला सवाल है ना, बड़े सवालों की तैयारी करें। तो 198200, ठीक है। ये इस तरह अलग अलग नहीं गिवन होगा, चले। अच्छा जी, और उसके बाद ज़रा सीधा कर ही लें अब इसको, ज़रा सिंपल मैंने कर दिया फॉर्मेट को, ठीक है। डाटा है ना, डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, माइनस हो गया, और ये हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंच गए। ये डाटा तो वही यूज़ किया है ना, और सिर्फ फॉर्मेट बदला है भाई थोड़ा सा, कोई मसला तो नहीं हो रहा है इससे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल कर दिया है, और डेप्रिसिएशन इसी तरह से एक्सपेंस है जो माइनस हो रहा है, वो ऊपर ऐड नहीं किया हुआ, बस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। लो, आपका सवाल सीधा हो गया। ये मैंने सवाल ऐसा बनाया है, बल्कि ऐसा भी पर्चे में नहीं आता, इससे भी आगे का एक हाथ होना है, लेकिन फिलहाल पहले ये वाला सीख लें, फिर इससे अगला स्टेप बताऊंगा जो पर्चे के अंदर होता है। ओके, सही है। अब ये क्या मिल गया मुझे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे मिल गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, अलग अलग हो तो बिल्कुल आसानी है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, इकट्ठा कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लेजर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस तरफ आ गए। एक्सपेंस के लेजर में इधर कैश आता है ना, तो एक्सपेंस की फिगर इधर आती है जी, 1982। अब मुझे बताओ इस डेप्रिसिएशन का हम क्या करें? नॉन कैश है ना, नॉन कैश है, नॉन कैश है। प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुकी है, ऐड करें। प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुकी है, ऐड करें। कहां से शुरू कर रहे हैं? प्रॉफिट से शुरू किया है। प्रॉफिट शुरू किया है कि उस तक आते आते लेस होगी, ऐड करें। इग्नोरे 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 जी। लेजर में पीपीई के जाता है डेप्रिसिएशन, तो जाएगा, नहीं जाता है तो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसकी बात ही कर रहा हूं, तो पुरानी बात है। 2 इंपैक्ट थे ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वही सामने है, दूसरा वैसे ही है। डेप्शन नजर आया? क्या डेप्शन है ही नहीं, पीपीई के लेजर में लिख दिया आपने। अगली बात आप ये सोचेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं ना, मैं भी अगला सवाल डिस्कस करता हूं ना जब, ठीक है। अगली बात ये सोचेंगे, हाँ भाई ये हमारी कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड तो नहीं हो गया भाईजान, हमने पीबीडी से शुरू नहीं किया, इसलिए कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, हमने तो ऊपर वाले एक्सपेंस उठा लिया, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ो। उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा इस मेथड में। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है। लॉस ऑन डिस्पोजल लेस हो चुका है।
हाँ, अगर लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में छुपा होता तो फिर मसला था, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऊपर खड़े हुए हैं ऐसे। तुर्रा इम्तियाज हमारे सवाल का यही है कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे सामने नजर आ रहे हैं, अलग थलग अलग थलग। ये इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग रखकर इनके अंदर बाद में इनसे डेप्शन लेस हुई है, इन्हों तो हटाओ ना, साइड ते ही करो इन्हों। मैं तो कह रहा हूं इसको भी हटा दें जरा, और अच्छा समझ में आएगा। ये मैं यूं करना चाह रहा हूं आपके सामने कि वो जो जीपी आया था, उस जीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। इसको जरा मिटा के दोबारा लिख लें। ये कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बन रहा है। असल में जो सवाल पर्चे में आता है उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ, सब मिटा दो, सिंपल करो, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा जी, ऐसे अब बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस डेप्रिसिएशन, add gain on sale of land, add gain on sale of long term investment, less loss on sale of equipment is equal to profit। अब ये सीधा हो गया जरा, बीच वाली ब्रेक के मैंने हटा दी। अब अगर तो मैंने यहां से शुरू किया होता कैश फ्लो को जैसे असल में किया था, तो मैं क्या कहता, ओहो डेप्शन लेस हो चुकी है, एड बैक करो, ओहो लॉस लेस हो चुका है, एड बैक करो, ओहो गेन ऐड हो चुके लेस करो। लेकिन ओहो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए मौजे लग गई, मौजे। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ये तो हाँ, अगर आप रिटेन अर्निंग का लेजर बना रहे हैं तो वहां तो जी जाएगा ही, ठीक है। तो इसने कहां जाना है, ठीक है। ये बात समझ आई है, आसानियां हैं। अच्छा, अब इसमें मुश्किलात आ क्या सकती हैं, ये सवाल पूरा करने के बाद मैं बताता हूं, ठीक है। मुश्किलात इसमें क्या आ सकती हैं, फिलहाल तो आसानियां हैं ना। मुश्किलात तो मैं मुश्किलात को पूछने लगे हो, वो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये आसानी है। क्या बेटा, मैंने ये कहा कि ये अलग पड़ी है, मुश्किलात मैं खुद बताऊंगा, तुम बड़े आए जी। चलें आगे। हाँ जी, ये कर दिया और सारा कुछ डिलीट डिलीट डिलीट, ये कहीं नहीं जाना, ये कहीं नहीं जाना। और ये पैट आपका जाना है रिटेन अर्निंग में, या इस सवाल में कैपिटल है तो कैपिटल में, ठीक है। और सही है, आओ अब सवाल खत्म है। बाकी एडजस्टमेंट्स कहां जानी है ये भी पढ़ लो। मैं इतनी तेजी से आया हूं, ये आगे उतना ही सुस्त। ड्राइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेरे इस वक्त वाले लेजर्स में नहीं है, आप इसका ट्रीटमेंट देखा हुआ है। कैपिटल लेजर में डेबिट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल हुई हैं, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। बाकी कैश आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना है, बिल्कुल वैसे ही करना, लेजर बना होगा, करना करना बिस्मिल्लाह, ठीक है। डेप्शन इस चार्ज, ठीक है, कर दिया आपने लेजर बनाया, दोनों में ऐड करके लिखे आप अलग अलग, मुझे इससे क्या, मैंने तो रिवर्स करनी नहीं। ड्राइंग्स, अच्छा ये ऊपर क्या था, लोन रीपे हुआ था, सॉरी लोन रीपे हुआ था, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यानी मेरे सामने जो चीजें हैं उनमें से इसमें से कोई एडजस्टमेंट हिट उनको नहीं कर रही, इसलिए मेरा सवाल हो गया खत्म। अब मैं चलता हूं जवाब की तरफ। 3 अकाउंट 4 चीजें, 3 अकाउंट 4 चीज, आज का वजीफा 100 दफा पढ़ना है, 3 जुमे का दिन। 3 अकाउंट 4 चीजें। तो डेटर के लेजर के अंदर ओपनिंग, सेल, क्लोजिंग क्या रहता है, कैश। तो निकालो 9104। इधर देखो 9104 क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वर्किंग नंबर 2 है। 3 अकाउंट 4 चीजें, इन्वेंट्री 3 चीजें पूरी हैं, चौथी रहती है क्या, इस तरफ आ रहा है कितना 23। अब इस इन्वेंट्री की तरफ क्या आता है, परचेजेस, परचेजेस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलो ठीक है, ये क्या निकाला है हमने, बैलेंसिंग। ये क्या निकाला है हमने, बैलेंस। फिलहाल तो ये बैलेंस हो गया। अब ये परचेजेस मेरी कहां जाती हैं, कैश फ्लो में तो नहीं ना जाती, कैश फ्लो में तो नहीं ना जाती, अब कैश फ्लो में तो नहीं जाती। आगे बढ़ो, 3 अकाउंट 4 चीजें, चौथा तीसरा अकाउंट कौन सा है, क्रेडिटर। इसमें 4 कौन सी चीजें, ओपनिंग, परचेज, क्या, लो जी इसमें 2 मिसिंग है। अच्छा, इसके क्रेडिट साइड पे क्या आता है, परचेजेस। शुक्र है वो इधर मिल गई थी, ठीक है। तो ये वर्किंग नंबर 3 से हमें मिल गई कितनी, 6423, 64। लेकिन अब इसको मैं जरा बेहतर कर लेता हूं, किस तरह से कि बेसिकली इन्वेंट्री का चूंकि मैं लेजर बना गया हूं ना,
तो इन्वेंट्री का जब लेजर बन गया है तो फिर मुनासिब तो नहीं लगता परचेजेस लिखना उसके अंदर? क्या ख्याल है? इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री का लेजर बन गया तो यहाँ परचेज लिखना मुनासिब नहीं ना, क्योंकि इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बन रही है, आप भूल ना जाएं कल को आप परचेज का लेजर ढूंढते रहे। तो मैं यूं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं या नहीं, आपने ऐसा अब काम कर दिया है कि परपेचुअल सिस्टम ही ऑपरेट हो रहा है। इन्वेंट्री का लेजर बना गए ना, इन्वेंट्री का लेजर बने तो परचेज की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो मैं इस परचेज को यहां से काट कर यहां पे क्रेडिटर लिख रहा हूं और मैं इस परचेज को यहां से काट कर इन्वेंट्री लिख रहा हूं। किसी को कोई एतराज है तो निकल जाए क्लास से, नहीं पूछ ले मुझसे कि समझ नहीं आई, ठीक है? तो ये एंट्री बन गई हमारी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो सही है, को मसला? चले, इसका किस तरह बैलेंस आ रहा है? 65। वो ये क्या होगा? यानी इसकी जो भी फिगर है वो कैश फ्लो में नहीं जाती, लेकिन इसमें से एक फिगर निकल के वहां जरूर जाती है जहां से कैश फ्लो वाली फिगर निकलनी है, ठीक है? कितना? 6528। क्या है ये? कैश। कौन सा कैश? जो आपने पे किया सप्लायर्स को। तो ये वर्किंग नंबर 4 से आपको फिगर मिली 65। इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो, कैश पेड। 3 लेजर तो फड़क गए जिनमें 4 चीजें पूरी करनी थी। अब रह गया आपका लेजरा। लेजरे में भी सब कुछ पड़ा है, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है 19। पूरे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो कैश पे किया वो कैश ये पड़ा, ठीक है जी? तो 1961 इज कैश पेड फॉर कस्टमर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है जी? एक मिनट जी बेटा, एक मिनट रुक जाए जरा मुझे टोटल कर दें। 61 एग्जैक्ट पॉजिटिव। अच्छा, अब अगली बात, एक चीज ऐसी है जो मैंने अभी लेजर नहीं बनाया, वो लेजर है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का लेजर था, होना चाहिए। अच्छा फिर ओपन करो जरा पहला सवाल जो पहला लेक्चर लिया था कैश फ्लो का। नहीं, जो रजिस्टर पे बनाया था, सब बच्चे ओपन करो। इंटरेस्ट टैक्स दोनों नहीं थे भाई, जीरो माइनस। मेरे ऑनलाइन के मीटिंग में एक मेरे स्टूडेंट ने यह सवाल भी किया था कि डैश लगाएं या जीरो लगाएं। जो मर्जी लगा दें, जो मर्जी कर दें, डैश का मतलब भी जीरो ही होता है जी। पहला सफा नहीं, पहला सवाल। हाँ जी, आप जरा जाकर देखें नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है। सुभान अल्लाह, ये तो आज भी यही आ रहा है। तो फर्क क्या पड़ा? मेथड बदला। मेथड तो ऑप्शन होता है बेटा, मेथड बदलने से कोई आंसर थोड़ी बदल जाता है। कैश फ्लो का इस मेथड पे आए तो क्या कैश फ्लोज बदल जाएंगे? कैश फ्लोज नहीं बदलेंगे। बाकी सारा सवाल वैसे ही है। इसका टोटल भी बता दो। सब कुछ आपने करना है सारे लेजरों में से, यहां पर 1/4 पॉजिटिव, सारा कुछ करके वहां से लेजर्स में से आपने यहां पर बैलेंस लाया नेगेटिव। दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव 113 प्लस दिस पॉजिटिव 540। ये नहीं लिखना, ओके सॉरी, लेस कर दें इसमें से शॉर्ट टर्म लोन्स। आई फॉरगॉट 580 5, अच्छा 540 नेगेटिव और 435 नेगेटिव। 548 नेगेटिव इधर ऐड करें तो सेम ही आना था। असल में तो लड़ाई क्या, बाकी सारा सवाल तो सेम था, लड़ाई थी जहां पर, वहां पर तो हम फतह करके आगे आ ही चुके थे। सर यही ना कर लेते पहले, दिल में आ रही होगी है ना, इतना आसान काम था बेटा। वो मुश्किल था, सीख लिया तो अब आसान लग रहा है। पहले ये सिखाता ना तो आपने कहना था नहीं यार कैश फ्लो तो बन ही जाती है, ये करते ही क्यों है जिंदगी सारी में। फिर आप उस अटेंशन से ना सीखते। पार्ट 2 शुरू करें।